हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरजू कक्कड़ एंड वेलकम टू श्री राम IAS प्लेटफॉर्म। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन। इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। वन बाय वन विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। उड़ान स्कीम, पीएम यशस्वी स्कीम, ये दोनों जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो। सारे आर्टिकल्स आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, एक्सेप्ट दिस। यहाँ से चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर लगता है ना, वो आप कवर करोगे। मैं इसके बारे में भी आऊँगी, बात करूँगी। अच्छा, फिर कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रीलिम्स प्लस मेंस जीएस पेपर 3 एंड इंडिया चाइना एग्रीमेंट। सो दिस यू कैन लिंक इट विद योर जीएस पेपर 2। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। मैंने कल आपके साथ ब्रिक्स के बारे में डिस्कशन करी थी, कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करी थी उसके। तो इस बार का ब्रिक्स ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार के ब्रिक्स में बहुत अच्छे बड़े डिसीजंस आप बोल सकते हो, एज इन जो सोचा नहीं था वो हुआ है। तो इसीलिए ब्रिक्स में क्या क्या हुआ है, उसमें कुछ कुछ ऐसे जो पहलू हैं जो हमें कवर करने पड़ेंगे, जो पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे इन डिटेल। जैसे आज हम कल 2 बार ब्रिक्स के बारे में देख लिया है, आज इंडिया चाइना के बारे में देखेंगे एंड देन टुमारो विल टॉक अबाउट अदर आर्टिकल्स ऑल्सो, राइट। सो ऐसे भागा दौड़ी में काम नहीं करेंगे। टाइम टेकिंग जितना लगेगा उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक आर्टिकल को कवर करते चलेंगे। एंड यू कैन ट्रस्ट द कंटेंट दैट इज बीइंग शेयर्ड विद यू बिकॉज श्रीराम IAS इज सर्विंग द नेशन सिंस 1985। सो इतना लंबा रास्ता जो तय किया है वो आप सबके विश्वास से ही होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं बाय लाइकिंग दिस लेक्चर। कमेंट सेक्शन आपके पास है, यू कैन शेयर योर फीडबैक्स ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है। So the first article is global growth is expected to remain stable yet underwhelming at 3.2% in 2024 and 2025 according to IMF's recent dispatch of its World Economic Outlook। basic terms में समझा दूँ। ये कह रहे हैं कि ग्लोबल ग्रोथ या ग्लोबल इकोनॉमी is expected to grow at a rate of 3.2% in 2024 and 2025। हालांकि ये ग्रोथ रेट जो है इट इज स्टेबल, बट इट इज, यू कैन से इट इज बिलो द एक्सपेक्टेशंस बाय द IMF अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट दैट इज ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। देखो, ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ विल कंटिन्यू बट नॉट एट फास्ट और दैट एग्जिस्टिंग पेस। इट विल कंटिन्यू बट नॉट एट, यू कैन, वही मैं बोल रही हूँ, बट नॉट एट दैट पर्टिकुलरली फास्ट और एग्जिस्टिंग पेस। उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा आर्टिकल है। ये रिपोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है दैट इज पब्लिश्ड ट्वाइस अ ईयर, एक बार अप्रैल में और एक बार अक्टूबर में, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आपको इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करती है अबाउट हाउ द ग्लोबल इकोनॉमी विल परफॉर्म। क्या देखती है ये रिपोर्ट? So it includes the IMF's estimates and forecasts for global outlook, growth and inflation। मैं आपको पॉइंट्स में बता देती हूँ। पहले तो ये देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब हाउ फास्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। और क्या? इन्फ्लेशन, हाउ मच प्राइसेस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज माइट इंक्रीज। और GDP, real gross domestic product growth, how much each country is producing, consumer prices, current account balances and unemployment, the number of people, those who are without jobs। So ये जो report है it also includes updates in July and January that are, मतलब वो इतने डिटेल्ड में नहीं होते हैं, but yes it includes। अब ये जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, it gathers information from IMF's discussion with its 190 member countries, ठीक है जी। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एड्रेसेस द करंट इकोनॉमिक चैलेंजेस और द इश्यूज थ्रू सर्टेन, देयर आर सेवरल चैप्टर्स, यू कैन से। नाउ ये रिपोर्ट का हाईलाइट क्या है जो आपको मेंस में काम आएगा? इसके साथ और भी पॉइंट्स हैं, आगे दिखाऊंगी। तो पहले ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ स्टडी रेट, not as very impressive but at a rate of 2% 2024 में भी और 2025 में भी। इंडिया के पर्सपेक्टिव में इंडिया की इकोनॉमी इज प्रिडिक्टेड टू ग्रो बाय 7% फॉर 2024, लेकिन 2025 में वो बोल रहे हैं कि इट विल स्लो डाउन टू 5%।
वो बोल रहे हैं कि ये जो स्लो डाउन है ना, ये बिकॉज इसलिए है जो एक्स्ट्रा डिमांड हुई ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, इट हैज स्टार्टेड टू फेड नाउ. ठीक है, सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि but link the moderation in growth from last year to the exhaustion of pent up demand that was accumulated during the pandemic. United States, the largest economy in the world, it is expected to grow by 2.8% in 2024 and 2.2% in 2025. China will grow by 4.8% in 2024 and 4.5% in 2025. ठीक है. And emerging markets, for countries that are still growing, developing, the economy is expected to grow around 4.2% in the next 2 years, and they will settle at 3.9% by 2029. ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताए हैं, ये सारा कंटेंट आप अपने जीएस पेपर 3 में आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिस यू हैव द डेटा कि ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो कर रही है, द पेस इज स्लोअर एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, व्हाट अबाउट यूएस, व्हाट अबाउट चाइना, व्हाट अबाउट इंडिया, एक जनरल आउटलुक मिल जाता है. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बता दूं. अच्छा, कॉन्टेक्स्ट मतलब मुझे अगला आर्टिकल है. चलिए, हाँ, तो पॉलिटी के सेशंस हैं प्लेटफॉर्म पे, स्पून फीड सेशंस हैं दैट आर बीइंग टेकन, और अदर भी सीरीज आर गोइंग ऑन, सो यू कैन रेफर देम इन योर प्रिपरेशन. चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगी. बेस्ट ऑफ क्वालिटी कंटेंट इज बीइंग शेयर्ड बाय द अदर मेंटर्स आल्सो, सो डू रेफर टू देम. अच्छा, हम ना इसके बारे में बात करेंगे, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. क्यों बात करनी है? बात इसलिए करनी है क्योंकि हाल फिलहाल कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज बीइंग आस्क्ड to reject a proposal that is to build a mini hydel project, small hydel project. कहाँ पर? बाराचुकी, a waterfall location है. So Karnataka Forest Department has been urged to reject the proposal for this. क्यों? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ना, it will require the use of forest land, और वो लैंड है विद इन दी इको सेंसिटिव जोन ऑफ द कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दैट इज वाई इको सेंसिटिव जोन के बारे में जिसने भी जानना है वो आप अपने स्टैटिक से देखेंगे. मैं बहुत डिटेल में इको सेंसिटिव जोन कवर कर चुकी हूं. अगर रफली बता दूं तो नाम से ही पता चल रहा है सेंसिटिव जोन है अभी, है ना. सो वो एरिया दैट इज सराउंडिंग अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी इज रेगुलेटेड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ. सो प्लीज डू सर्च इको सेंसिटिव जोन फ्रॉम योर स्टैटिक नोट्स. ठीक है, नाउ हम बात कर लेते हैं कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की. मांड्या, चामराजनगर, रामनगर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, वहां पर ये लोकेटेड है. 1987 में एस्टैब्लिश हुई. कावेरी नदी ही बहेगी क्योंकि कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका नाम है. ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से इसकी बाउंड्री लगती है, मतलब जो ये बॉर्डर करती है सेंचुरी वो करती है तमिलनाडु से. वेजिटेशन यहाँ पर आपको साउथ इंडियन ड्राई डेसिडियस टाइप वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी. टीक और सैंडलवुड डोमिनेटेड ये एरिया है, पूरे ये वाले ट्रीज हैं. एलिफेंट, वाइल्ड बोर, लेपर्ड, रेप्टाइल्स जैसे कि मगर, इंडियन मड टर्टल्स, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगी. एंड दिस इज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस टू फाइंड मशीर फिश. ऐसे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, मतलब जहां कुछ खास हो. क्लियर है. हाल ही सरकार ने अनाउंस किया है कि फॉर द अनदर 10 years वो एक्सटेंड कर रहे हैं दिस रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम जिसका नाम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक. इसको आने वाले अगले 10 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया है. 2016 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, 21 अक्टूबर 2016, 10 साल के लिए इट वॉज इनिशियली लॉन्च. ये एक रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है ऑफ यूनाइटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू मेक एयर ट्रेवल अफोर्डेबल, to improve air connectivity for smaller cities, for remote areas across India. So इस स्कीम का मकसद है to ensure that people who are living in tier 2, tier 3 cities as well as remote areas, they have affordable and easy access, tier 2, tier 3, easy access to air travel, जहाँ पर कोई एयर कनेक्टिविटी नहीं है.
तो ये स्कीम का मकसद है टू कनेक्ट द एयरपोर्ट्स इन द एरियाज दैट ईदर हैव नो फ्लाइट्स, जहां बिल्कुल फ्लाइट्स नहीं है उनको कनेक्ट करना है, और वेरी फ्यू फ्लाइट्स बाय इम्प्रूविंग द ओल्ड एयरपोर्ट्स एंड एयर स्ट्रिप्स। तो ये पर्पस है। यहाँ पर आप देख सकते हो, टू सर्व अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू द रिवाइव, मतलब जहां पर फ्लाइट्स नहीं है वो तो बिल्कुल ही, वो उसको तो कनेक्ट करना ही है, लेकिन जहां है तो वहां जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं, एयर स्ट्रिप्स हैं, उनको उसका रिवाइवल की बात हो रही है। ऑब्वियसली उड़ान है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर आएगी ये स्कीम। तो यहाँ पर इस स्कीम के तहत कैसे काम करती है ये स्कीम? तो द गवर्नमेंट पार्टनर्स विद एयरलाइंस टू मेक श्योर दैट दे ऑपरेट फ्लाइट्स ऑन रूट्स वेयर नॉट एनी फ्लाइट्स करंटली एग्जिस्ट। तो टू एनकरेज द एयरलाइन सरकार सब्सिडीज और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, मतलब उनकी जो कॉस्ट हो गई ऑफ ऑपरेटिंग द फ्लाइट्स, अगर आप अफोर्डेबल या मतलब टिकट कम में मिल रही है जो भी है, तो वहाँ सरकार एंटर कर रही है कि मैं आपके जो ऑपरेटिंग फ्लाइट का जो कॉस्ट है थोड़ा मैं दूंगी, ये कहना है उनका, जहाँ डिमांड माइट बी लो। सो दैट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग। सो सरकार प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सपोर्ट टू द एयरलाइंस थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। ऐसे मैं बोल दूं चलो वायबिलिटी गैप फंडिंग, चलो बात खत्म, आगे बढ़ो, नहीं। अंडरस्टैंड, जो एयरलाइन की कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग और रनिंग अ फ्लाइट, सर उनका भी पैसा लगता है, और वो आपसे टिकट लेंगी, ठीक है। तो मान लो जो एयरलाइन को जो कॉस्ट लगा 200 रुपये, बहुत ही लेमन टर्म्स में बता रही हूँ, तो उनको तो लेने चाहिए आपसे 200, मतलब 200 उनका खर्चा ही हो गया, 300-400 रुपये लेने चाहिए। बट मान लो अगर वो आपको टिकट 150 रुपये की दे रहे हैं, तो 50 रुपये तो वो घाटे में चले गए। तो यहाँ पर मैथ्स भी नहीं समझना, तो ये समझ लीजिए कि सरकार क्या करती है, सरकार उस डिफरेंस को, जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ फ्लाइट एंड द अमाउंट ऑफ मनी द एयरलाइन मेक्स फ्रॉम टिकट सेल्स, वो डिफरेंस जो आ रहा है, गवर्नमेंट हेल्प्स टू पे दैट डिफरेंस, कि मैं आपको दे रहा हूं, राइट, ताकि लोगों पे बर्डन ना आए, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, कनेक्ट करना सिटीज को, अफोर्डेबल फ्लाइंग होना। सो इस स्कीम के तहत एयरलाइंस compete to fly on certain air routes. So the airline that asks for the least government subsidy to operate the route is given the contract. So they bid for air routes. जो कंपनी मांगेगी लोएस्ट सब्सिडी, उसे ऑब्वियसली उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। तो फॉर ईच फ्लाइट अंडर दिस स्कीम द एयरलाइन मस्ट रिजर्व एट लीस्ट half of the seats for passengers who pay the discounted fare. So the airline has to book half or a minimum of 9 or a maximum of 40 seats. मतलब एयरलाइन हैज टू ऑफर एटलीस्ट, मतलब 9 सीट्स लगा लीजिए, बट 40 सीट से ज्यादा नहीं, वो उनको रिड्यूस प्राइस पे देनी है। एंड द गवर्नमेंट हैज कैप्ड द एयर फेयर, ताकि चीजें अफोर्डेबल हो। 1 घंटे की फ्लाइट है अगर, so for a 1 hour flight on a regular plane or a fixed wing aircraft जिसको आप बोलते हो, और a 30-minute helicopter ride, so the price is set at 2500 for a journey of about 500 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया ना? 2-3 बातें थी समझने की। पहला तो ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की है, स्कीम का पर्पस क्या है, और कौन सी सिटीज़ को कनेक्ट करती है, पर्पस में आ जाता है टियर 2, टियर 3, और जो अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ पर सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करती है, राइट। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है, वो डिफरेंस है जो सरकार पे करेगी बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रनिंग द एयरलाइन एंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट एयरलाइन मेक्स फ्रॉम टिकट सेल्स। और फिर आपको यहाँ पर कुछ सीट्स रिजर्व रखनी पड़ेंगी, एटलीस्ट इतनी सीट्स रिजर्व करनी पड़ेंगी आपको एट द डिस्काउंटेड फेयर, राइट। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बता दिया कि द प्राइस दैट इज सेट इज एट रुपीज, एयर फेयर जो है द गवर्नमेंट हैज कैप्ड दैट 2500 फॉर अ जर्नी ऑफ अबाउट 500 किलोमीटर। ठीक है। पीएम यशस्वी आप जैसे भी प्रोनाउंस करें, फुल फॉर्म है पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड दिस स्कीम। पढ़ो इसको,
पढ़ लो क्या कहती है। मुझे लगा पानी पास में पड़ा होगा, बट आज पड़ा नहीं। हाँ, तो ये स्कीम क्या कहती है? ये स्कीम बच्चों को हेल्प करने के लिए जो अदर बैकवर्ड क्लासेस से हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से हैं, डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, ताकि उन्हें एक अच्छी एजुकेशन मिले। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना हर किसी को। आपका रिजर्वेशन पे क्या आपकी सोच है? मुझे, डू यू सपोर्ट रिजर्वेशन और नॉट? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट एक चीज है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ स्कीम से पहले, क्योंकि हम थोड़ा सा टॉपिक से अलग अलग तो नहीं है, बट अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है फ्रॉम दीज सेक्शंस, तो अपलिफ्टमेंट तो क्या रिजर्वेशन से भी मिलता है? स्कीम की बात करूंगी बाद में। अच्छा, मान लो 2 पर्सन है, एक है मोहन और एक है सोहन। मोहन बहुत ही गरीब परिवार से है, ठीक है। मोहन के फादर का मतलब आप लगा लीजिए 2 वक्त की रोटी मिल जाती है फैमिली को, वही बहुत है। फिर मोहन जहाँ रहता है एक रिमोट एरिया में पैदा हुआ, जहाँ पर अच्छे स्कूल्स नहीं थे, इतना पैसा भी नहीं था कि आप बुक्स खरीद पाओ, ठीक है, एक अच्छी एजुकेशन ले पाओ। ये जब मोहन पैदा हुआ, बाय बर्थ मोहन के साथ ये सारे पॉइंट्स जुड़े हैं। मोहन के गांव में अच्छी हेल्थ सर्विसेज के लिए भी मोहन के पास दैट फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब आप लगा लीजिए वो नहीं था, ठीक है। लेकिन मोहन एक अच्छा पढ़ाई में बच्चा है, बीए भी मोहन ने बस एक होता है ना कॉलेज से पास कर ली किसी तरीके से। और वहीं पर सोहन जब पैदा हुआ, बाय बर्थ सोहन के पास बेस्ट स्कूलिंग थी, मतलब जो सोहन ने मांगा वो उसे मिल गया। अच्छे कॉलेज से सोहन पढ़ा, अच्छी हेल्थ, अच्छा न्यूट्रिशन, सोहन को एक अच्छी डाइट मिली। यहाँ वो भी नहीं 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत थी, एक अच्छी डाइट मिली। सोहन को किसी चीज़ की टेंशन नहीं, सोहन को बोला कि तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, तुम बस पढ़ाई पे ध्यान लगा। अच्छे इंस्टीट्यूट में सोहन को यूपीएससी की तैयारी के लिए भेजा, अच्छे कॉलेज से आईआईटी से उसे पास कराया। तो अब ये जो बच्चा मोहन है, अब मोहन को अगर एडमिशन लेना है तो डोंट यू थिंक सरकार को हेल्प करनी चाहिए यहाँ पर? एक होता है कि एक, अब वो सपोर्ट कौन देगा, पुश कौन देगा? स्टेट देगी, गवर्नमेंट देगी, फ्री बुक्स प्रोवाइड करेंगी, फ्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, और जैसे रिजर्वेशन हो गई इन जॉब्स, इन एडमिशन, कट ऑफ कम आना उनके लिए। तो डोंट यू थिंक, अब मोहन की तो इसमें कोई गलती नहीं थी ना, मोहन एक अच्छा पढ़ना चाहता था, उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, सरकार वो रिसोर्सेज अवेलेबल करवा रही है, तो हेल्प दे रही है ना, एंड रिजर्वेशन इज ऑल इन वन पॉइंट इन इट। तो आपका क्या कहना है? डू लेट मी नो, बट मेक श्योर दैट, प्लीज कंसीडर दैट यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट। ऐसे रैंडम 2 लोग नुक्कड़ पे खड़े हैं, चाय पी रहे हैं, वो वाली बात नहीं करनी है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पहलू से सोचना। कमिंग बैक, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके एथिक्स में काम आएंगे, ऐसे में भी ये सोच काम आएगी, इंटरव्यू में भी आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। ये लाइंस तो आप खुद भी रीड कर लोगे, ये मेन है, ठीक है। अच्छा, एक अम्ब्रेला स्कीम है ये, जिसका मकसद है स्टूडेंट्स को अपलिफ्टिंग उनकी करना, जो कि ओबीसी, डीएनटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से हैं, एंड बाय प्रोवाइडिंग देम विद दैट एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। बस ये उन्हें वो पुश दे रहे हैं ड्यूरिंग देयर फॉर्मेटिव ईयर्स। सो इट हैज, अब क्या किया है ना, ये जो स्कीम है इसने काफी स्कीम्स को कंसोलिडेट करा है, ठीक है। इट इंक्लूड्स, यू कैन से दिस इज अ न्यू वर्जन, राइट? सो यू कैन सी जो बाकी ओल्डर स्कीम्स है, डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इनको सब्ज्यूम किया है। तो व्हाट इज द होल सोल पर्पस बिहाइंड दिस?
to ensure a more streamlined and impactful approach to support the educational needs of socially disadvantaged and economically disadvantaged also, दोनों. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट एजुकेशनल एम्पावरमेंट, और जो फाइनेंशियल बैरियर आ रहा है बच्चों की पढ़ाई में उसको दूर करना है. और इस स्कीम के तहत स्टूडेंट्स कैन अवेल प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फ्रॉम क्लास 9th to 10th, और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वो ले सकते हैं फॉर देयर हायर स्टडीज एट पोस्ट मैट्रिकुलेशन और पोस्ट सेकेंडरी स्टेज. एलिजिबिलिटी यहाँ पर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं क्लास 9, 10, 10th वो एलिजिबल हैं. फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए. और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत ये स्कीम चल रही है. हाल ही 23 अक्टूबर मैंने आपको बताया था ना, हमारे प्रधानमंत्री रशिया गए. रशिया की फेमस सिटी कजान के अंदर ब्रिक्स समिट हुई है इस बार का 16th एडिशन, जिसमें बहुत ही एक यूनिक, आई वुड से, अपने आप में यादगार रहेगी ये, क्योंकि यहाँ इंडिया और चाइना ने ना बाइलेटरल मीटिंग करी है साथ में. इंडिया बाकी देशों के साथ भी बाइलेटरल मीटिंग करता है, ठीक है, लेकिन इंडिया चाइना की ये मीटिंग होना बहुत लंबे टाइम बाद ऐसे हुआ है. और आपके जो मतलब 5 साल से आपका एक लंबा डिस्प्यूट चलता आ रहा था, उसको लेकर यहाँ बातें हुई हैं दो. और खास बात यह है कि अक्सर बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं, कुछ इसमें नया क्या है, बाकी मीटिंग्स होती है 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट मैक्सिमम. ये मीटिंग चली 50 मिनट तक. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां पर इंडिया और चाइना आपस में they have the recent agreement between India and China to restore their mutual patrolling rights in Depsang Plain. मतलब both Indian and Chinese troops will have that ability to patrol these areas, and एक लगा लीजिए एक significant breakthrough है कि आप पीस और टेंशन कम करना चाह रहे हैं अब दोनों देश. एंड डेमचौ इन लद्दाख, ठीक है. सो ये एग्रीमेंट अपने आप में इज अ साइन दैट बोथ द साइड्स आर विलिंग टू कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर. अगर ये इंटरनेशनल अभी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो ना हो कि इंटरनेशनल बॉर्डर परमानेंट इंडिया चाइना का ये है, तो इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इंटरनेशनली ऑल्सो. ये दो बड़े नेशंस हैं, आप समझ रहे हैं बात को, ये दो बड़े नेशंस हैं. तो यहां पर दोनों देशों ने कहा है कि हम पीस चाहते हैं. और यहां जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ, तो दोनों देशों ने बात करी आपस में इस बाइलेटरल मीटिंग में कि बोथ नेशंस वांट पीस, स्टेबिलिटी अक्रॉस द बॉर्डर्स नाउ. और अगर ऐसा हो जाता है और एक इंटरनेशनल बॉर्डर अगर फाइनल हो जाता है, मतलब वो लाइन नहीं रहती है एक्चुअल कंट्रोल की, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा, राइट. इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी ऑल्सो. मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देती हूँ, अब इन डिटेल थोड़ा सा और आगे चलते हैं. इंडिया और चाइना हैव अ हिस्ट्री ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज. यू कैन गो बैक टू, मतलब बैक 2000, you can go back over 2000 years also. Silk Road playing a very important role in their exchanges. Modern era में इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली, it became one of the first countries outside the communist bloc to recognize People's Republic of China. 1962 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ. इंडिया अब हमारा जो एक्साई चिन्ह है वो भी चाइना ने कब्जा रखा है. इंडिया एंड चाइना वेंट टू अ वॉर ओवर दिस बॉर्डर डिस्प्यूट. लद्दाख एंड मेनली इन लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश, राइट. बॉर्डर डिस्प्यूट्स एक हमारे पाकिस्तान के साथ हैं, इनके साथ भी हैं, बट पाकिस्तान वाला तो बिल्कुल ही अलग सिनेरियो है. यहाँ बात करते हैं. ये पॉलिटिकल टेंशंस के बावजूद भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ा है. आप 2023 में देखो, बाय 2023 चाइना हैज हैड बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड होती है, इट वाज मोर देन 135.98 बिलियन इन 2022-2023. इंडिया बहुत इंपोर्ट करता है चाइना से देन इट एक्सपोर्ट्स. मैंने अभी आपको क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में एक शॉर्ट था जिसमें मैंने डिस्कस किया था, अगर आपने सुना हो ध्यान से, कि चाइना के पास भर भर के हैं क्रिटिकल मिनरल. चाइना डोमिनेट करता है इस ईवी सेक्टर को.
इंडिया का डिपेंडेंस ऑन चाइनीज प्रोडक्ट यहाँ इम्बैलेंस आ जाता है, एंड इंडिया हैज़ बीन वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग इट्स डिपेंडेंस ऑल्सो. नाउ डिस्पाइट सी इंडिया चाइना हैव दीज टेंशंस बट दे स्टिल वर्क टुगेदर. और इन दोनों देशों का साथ में आना रशिया के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप वेस्टर्न वर्ल्ड को ब्रिक्स ओवरऑल दिखा रहा है फिर एक कि ये साथ में व्लादिमीर पुतिन जी वेस्टर्न वर्ल्ड को दिखा रहे हैं ना कि ब्रिक्स खड़ा है. क्या ऐसा है कि ब्रिक्स एक नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड बना रहा है अपना? इसमें बहुत मतलब पहलू ही पहलू है. दोनों देश ब्रिक्स का पार्ट है, एससीओ का पार्ट है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, बट उन बॉर्डर डिस्प्यूट एक होना, टेंशंस बहुत बढ़ गए आफ्टर दैट गलवान वैली क्लैश इन 2020. तो उसके बाद ये 4-5 साल बाद ये वैसा हो रहा है. तो ये बातें करना और इट इज अ गुड साइन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि इस मीटिंग के चलते दोनों देशों ने कहा है, बोथ द लीडर्स दे डिस्कस द नीड फॉर म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड मेच्योरिटी इन हैंडलिंग द रिलेशंस. सो हेयर दे सेड रीबिल्डिंग रिलेशंस. ये मैं अब मीटिंग की बात करूं ना, अगर जस्ट अ मिनट पेन ले लेते हैं. हाँ, रीबिल्डिंग रिलेशंस, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, मेच्योरिटी. Modi ji stressed that differences over the border should not disturb peace and stability. So जो recent agreement हुए हैं they achieved through talks and both sides welcomed it. और उन्होंने एग्री किया कि दोनों देशों के बीच में पीस it will see better relations होंगे, it will improve peace in the region, the worldwide. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे ना, जब आपने बोला है कि क्या मतलब चाइना पाकिस्तान का साथ और यूनाइटेड लेवल पे, नेशन के लेवल पे भी जो टेररिस्ट हैं, ग्लोबल टेररिस्ट जिन्हें डिक्लेयर किया गया है, तो वहाँ चाइना का क्या स्टैंड रहता है हमेशा. तो यहाँ पर हमने ना एक्सप्लिसिटली बोला है कि देयर इज़, ये बहुत अच्छी लाइन है, कि देयर इज़ नो रूम फॉर डबल स्टैंडर्ड्स जब बात आती है टेररिज्म की. और ये लाइन सीधा सीधा कनाडा, चाइना, पाकिस्तान तीनों के लिए जाती है साफ साफ, कि ये डबल स्टैंडर्ड्स के रूम नहीं, देयर इज नो रूम फॉर डबल स्टैंडर्ड्स. ये टेररिज्म है, ये नहीं है. टेररिज्म इज टेररिज्म एंड इंडिया स्ट्रांगली अपोजेस टेररिज्म, सो देयर इज नो रूम फॉर डबल स्टैंडर्ड्स. ठीक है, तो ये था आज का सेशन विद एनालिसिस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं चाहती तो इसको ऐसे हवा में निकाल दो, वो भी कर सकती हूँ, बट नहीं ना. तो इसीलिए जब टाइम लगता है तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, अच्छे से चीज़ों को सुने, अपने नोट्स बनाएं, एनालिसिस करें आर्टिकल्स की, ऐसे हवा में नहीं जाना है. चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.